टुकड़ों में बांटे गए समाज को एक पहचान देते ना। हजारों जाति के टुकड़ों में, बिरादरी के टुकड़ों में बांटे गए लोगों को एक पहचान देते। इंसानियत के हक और हकूक के दर्जे से महरूम किए गए लोगों को हक और हकूक देते। तालीम से वंचित किए गए लोगों के लिए तालीमी इदारे खोलते। अगर खोलते तो भारत की एक बड़ी आबादी जो शोषित थी, वंचित थी, पीड़ित थी, इनकी व्यवस्था की शिकार थी, इंसानियत के दर्जे से महरूम की गई थी, वो आबादी आज क्या हो? वो आबादी आज क्या हो? हमारे लोग इस भरम को छोड़ दे, भारत में दीन तलवार के निजाम पर कायम नहीं हुआ। तारीख गवाह है, भारत में मजहबे इस्लाम तलवार वालों ने नहीं लाया, तलवार के निजाम पर नहीं कायम हुआ, बल्कि भारत में मजहबे इस्लाम दो मजबूत रास्ते हैं उनके जरिए आया। भारत की सरजमी पे तिजारत करने वाले लोगों के जरिए आया और औलिया इकराम के जरिए। एक बड़ी तारीख, तलवार वालों ने भारत की सरजमी पे इस्लाम नहीं लाया, तिजारत करने वाले लोगों के जरिए भारत की सरजमी पे इस्लाम आया। औलिया इकराम की एक लंबी लिस्ट है, उनकी जरिए ही भारत में इस्लाम आया। और वो मिशनरी थे, मिशनरी नहीं थे। आज हम उन बुजुर्गों को मानने वाली उम्मत है, लेकिन आज उन्हीं बुजुर्गों की मानने वाली उम्मत उनकी तालीमात को और उनके सीरत से सबक लेकर अगर अपने अमली जिंदगी में अमल में ये बुनियादी बातें लाती तो आज हम बेबस, लाचार, मजबूर नहीं होते। आज मुसलमान मिशनरी नहीं है, विजनरी है। वो इमामत कर रहा है, उसके भी पीछे विजन है। वो कयामत कर रहा है, उसके भी पीछे विजन है। अलग अलग हिस्सों में जो कोशिश कर रहा है उसके पीछे मकसद है। बादशाह से फकीर बन के आए थे, मिशनरी थे ना। विजनरी होते तो हुक्मरान बनते ना आकर इधर। बहुत अच्छी बात। जब इस्लाम की तहरीकों को चलाने वाले लोग मिशनरी बने तो दुनिया में इस्लाम फैला। विजनरी बने, खत्म हो गए, महदूद होता है। इसलिए तारीख इस बात की गवाह है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस 10 साल मक्की जिंदगी पे अगर आप रोशनी डालेंगे तो 10 साल तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही समझाया अरब की सरजमी पे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है। बेटियां पैदा होती थी, दफन कर दी जाती थी। तालीम का अहमियत नहीं पता था लोगों को, जमात का अहमियत नहीं पता था, स्ट्रगल करने का, जद्दोजहद करने का मतलब नहीं पता था। ये सारी तहरीकी बातें 10 साल की मक्की जिंदगी में बताया। 10 साल बाद इस तहरीक को या इस की बुनियादी बातों को लोगों को समझाने और बेदार करने के बाद कहा ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ज़कात है। 10 साल बाद जीवन जीने का तरीका मिला कि हमें जीवन कैसे जीना है, ये 10 साल बाद मिला। 10 साल तक क्या समझाते रहे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये समझ पैदा कर रहे थे, और ये समझ जब पैदा कर रहे थे तो जैसे आज भारत में अगर आप निकलिए ये समझ पैदा करने के लिए तो बेहद कम तादाद में लोग जमा होंगे। बहुत बड़ी तादाद में बात समझाने की मुहिम चलाई, ये बातें लोगों को समझाया। खुदा के पैगाम और यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम बना, उसके पीछे इस्लाम का बुनियादी मिशन और एजेंडा था, और वो बुनियादी मिशन और एजेंडा अलग से नहीं था। भारत के आईन में 4 बातें लिखी गई, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बातें लिखी गई।
रूरल एरिया में जाइए, शहरी इलाके में जाइए, इंटेलेक्चुअल के बीच में बैठिए, स्कॉलर के बीच में बैठिए, अनपढ़ के बीच में बैठिए, पूछो ये देश किससे चलता है, तो खामोश हो जाता है। वो ये नहीं बोल पाता कि ये देश संविधान से चलता है, आइन से चलता है, दस्तूर से चलता है। ये दस्तूर किस लिए बनाया गया, दस्तूर का बुनियादी मकसद क्या है, ये बात की चीज है। देश किससे चलता है ये पूछो। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो नहीं बोलते कि ये देश संविधान से चलता है। तो ये देश संविधान से चलता है, संविधान का बुनियादी मकसद है। संविधान लिखने वाले लोगों ने बुनियादी मकसद लिखा। जब संविधान का पहला पन्ना लिखा जाने लगा, चूंकि भारत को 14 अगस्त 1947 को 3.5% लोगों ने क्या किया, तकसीम करने का। तकसीम किस लिए किया? उन्हें कल भी आपकी लीडरशिप से खतरा था, आज भी है। उन्हें कल भी आपकी क़यादत से खतरा था, आज भी। इसलिए उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। भारत को तोड़ करके भारत के मुसलमानों को लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। जिस नबी गुलाम और आजाद की बात कर रहे थे, वो लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील होने का खामियाजा है। भारत को तोड़ के 14 अगस्त 1947 को भारत के मुसलमानों की 3 लीडरशिप खत्म कर दी गई। पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म कर दी गई, सोशल लीडरशिप खत्म कर दी गई, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म कर दी गई। आपकी समाजी, सियासी और समझदार लोगों की क़यादत 3.5% यूरेशियन लोगों ने भारत को तोड़कर खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि जिंदा लोग थे, ईमान वाले लोग थे। सच क्या है, गलत क्या है, ये मुखालफत करते, विरोध करते। ये बात का अंदाजा उन्हें हो गया। हमारे लोगों को अभी तक नहीं हुआ। हमारे बुजुर्गों को, जो लोग 57 साल तक रूलर रहे सेंट्रल में और अभी भी अलग अलग स्टेट में है, हमारे बुजुर्गों को इनके मसूबों का अंदाजा हो चुका था। अगर नहीं होता तो 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई। मेरा सवाल है, जिस कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, अभी तारीख के पन्नों में कांग्रेस को लेकर बातें पढ़ाई जाती है कि कांग्रेस जंगे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी थी, मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी थी, प्लेटफॉर्म था। तो उसकी बुनियाद जब रखी गई तो उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी बैकवर्ड क्लास, एक भी ट्राइबल, एक भी माइनॉरिटी क्यों नहीं था? क्या ये देश के लोग नहीं थे क्या? सिंगल ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी के लोग जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन रखा गया, नींव रखी गई, सिंगल ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? दूसरा सवाल है, चलो ये जंगे आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी थी, तो पहला नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सर एओ ह्यूम को क्यों बनाया गया? सर एलन ह्यूम को क्यों बनाया गया? रिटायर्ड ICS अधिकारी को क्यों बनाया गया? हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, संगठन बना रहे हैं, और जिसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं उसी को हम संगठन का जिम्मेदार बना। अब हम यहां 2 घंटे तक चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद ये कैसी लड़ाई? बहुत अच्छी बात। तो ये जो बुनियाद रखी गई कांग्रेस की, अगर कांग्रेस मुसलमानों की, इस मुल्क में रह रहे मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी होती, अगर कांग्रेस के लोग इस मुल्क के उन तमाम मजलूमों के हिमायती होते और उनके तमाम हक हकूक की लड़ाई
लड़ने वाले लोग होते, 1905 में मुस्लिम लीग की बुनियाद भारत के मुसलमानों के जिम्मेदार रहनुमा नहीं रखते। कांग्रेस अगर मुसलमानों की लीडरशिप करने वाली, मुसलमानों को भागीदारी देने वाली, मुसलमानों को आगे ले जाने वाली अगर पार्टी होती तो सारे उस वक्त के रहनुमा कांग्रेस का हिस्सा होते, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जुड़कर काम करते। मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत क्या थी भाई? हमारे बुजुर्गों को 1905 में ही कांग्रेस का मंसूबा पता चल गया था, हमारे लोगों को आजाद भारत में भी अभी तक नहीं पता चला। हमारे बुजुर्गों को गुलाम भारत में भारत के मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले, कयादत करने वाले लोगों को कांग्रेस का मंसूबा गुलाम भारत में पता चल गया था। कांग्रेस किस तरह की साजिशें करने वाली है ये बातें पता चल गया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, हर कांग्रेस की उस पॉलिसी की मुखालफत करते थे मुस्लिम लीग के लोग, जो इस मुल्क के हक में नहीं होता था, इस मुल्क के इंसानियत के हक में नहीं होता था। इसलिए कांग्रेस के सामने अगर कोई अपोजिशन था तो मुसलमानों का था, ईमान, इत्तेहाद, मसावात के मानने वाले लोगों का। उन्हें खतरा कल भी ईमान वालों से था, आज भी है। कल भी उन्हें आपकी क़यादत से खतरा था, आज भी है। वो जानते हैं आपको निशाना इसीलिए बनाते हैं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों का जमीर जिंदा होगा उसी दिन भारत में इंसाफ का निजाम कायम होगा। इसलिए लगातार उन्होंने कोशिश किया, जद्दोजहद किया, कॉन्स्पिरेंसी की, साजिशें की, और साजिश के लिए एक ही रास्ता बचा। उन्होंने कोशिश किया, जद्दोजहद किया, और जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने देखा तो कॉन्स्पिरेंसी करना शुरू किया। अभी बोरकर साहब बता रहे थे 1918 में साउथ बरो कमीशन आया। साउथ बरो कमीशन आने के बाद विधिमंडलों के चुनाव का रिकमेंडेशन किया साउथ बरो कमीशन ने कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, नवाब का बेटा ही नवाब नहीं होगा, निजाम का बेटा ही निजाम नहीं होगा। आवाम जिसे चाहेगी वो निजाम होगा, वो बादशाह होगा, वो राजा होगा। आवाम जिसे चाहेगी वो जनप्रतिनिधि होगा। ये 1918 में अंग्रेजों ने लाया, यानी जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का पहला फेज भारत में आया। जब डेमोक्रेसी का पहला फेज भारत में आया तो 3.5% लोगों के एंटीना खड़े हो गए। डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ वोट चाहिए, जिसके अकाउंट में नंबर ऑफ वोट ज्यादा होंगे वो रूलर होगा। उनके अकाउंट में तो नंबर ऑफ वोट कल भी नहीं थे, आज भी नहीं। उनके अकाउंट में नंबर ऑफ वोट कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। ये बात जानते थे। जो माइक्रो लेवल की रेस है भारत में, 3.5% यूरेशियन यहूदियों की, वो रेस जानती थी कि अगर भारत में हम चुनाव का सिस्टम अगर आ रहा है तो उसमें अगर हम अपने बिरादरी के नाम पर चुनाव लड़े तो गांव का पंच नहीं हो सकते, सरपंच की बात छोड़िए। उस माइक्रो लेवल की रेस ने, माइक्रो लेवल की रेस ना वो भारत में मिनिमम है न मैक्सिमम है। उस रेस के लोगों की तादाद भारत में, आबादी न मिनिमम है न मैक्सिमम है, वो माइक्रो लेवल की रेस है। जैसे डॉक्टर छोटी से छोटी माइक्रो लेवल की बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करता है, लेंस का इस्तेमाल करता है, विशेष प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करता है, तो माइक्रो लेवल से माइक्रो लेवल की बीमारी का डायग्नोसिस करता है। वैसे ये जो रेस है यहूदियों की, ये 3.5% यूरेशियन यहूदियों की जो रेस है, ये माइक्रो लेवल की रेस है। इनको समझने के लिए, इनके करेक्टर को समझने के लिए, इनके कॉन्स्पिरेंसी को समझने के लिए माइक्रो लेवल की समझ अगर हम नहीं पैदा करेंगे, बेदारी नहीं
नहीं पैदा करेंगे, समझदारी नहीं पैदा करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वो हमारे बीच में घुसकर क्या करेगा, कॉन्स्पिरेसी करेगा, साजिश करेगा। और ये शुरू किया उन्होंने 1918 में, 1918 के बाद शुरू किया। माइक्रो लेवल की रेस ने अपने आप को मेजॉरिटी में तब 1922 में हिंदू महासभा, और उनकी बस्तियों में जाकर कहना शुरू किया, जो नहीं थे क्या कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम, जो नहीं थे उनकी इस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को अपनाया। आज रूलर है तो उसकी बुनियाद 1922 में डाली गई। डेमोक्रेसी में नंबर्स ऑफ वोट की जरूरत होती है, और नंबर्स ऑफ वोट का एक कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने, ब्लूप्रिंट तैयार किया। उस ब्लूप्रिंट की वजह से आज वो लोग रूलर है भारत में, और भारत के अलग अलग स्टेट में उन्हें खतरा था। संगठन बनाया, उसके बाद 1925 में आरएसएस बनाया, आरएसएस की नींव रखी गई। आरएसएस को बनाने वाला, नींव रखने वाला आदमी गधा और गवार नहीं था, डॉक्टर बलिराम मेंटवार था। वेटनरी डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था। भारत में वो सोच और सिस्टम, जो जानवरों का ट्रीटमेंट करने वाला आदमी, उसी सोच और फिक्र से वो सिस्टम बनाने के लिए, वो ढांचा खड़ा करने के लिए तैयार किया। और आरएसएस, हमारे लोग व्यवहारिक तौर पे क्या चर्चा करते हैं, आर फॉर राष्ट्रीय, यस फॉर सेवन स्वयं, और यस फॉर सेवन, यस फॉर सेवन। हम पूछ रहे हैं आर ट्रिपल एस होना चाहिए ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आर ट्रिपल एस, आर फॉर राष्ट्रीय, यस फॉर स्वयं संघ कहा गया। अगर वाकई में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता के बजाय आर ट्रिपल एस होता, आर एस 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 होता, आर एस एस नहीं होता। उसको बनाने वाले लोग, हमने कहा, गधा और गवार नहीं थे, वेटनरी डॉक्टर था डॉक्टर बलिराम मेंटवार, उसने नींव रखी। और आरएसएस का रियल फुल फॉर्म है रेशियल सुपरमेटिव सिस्टम, रेशियल सुपरमेटिव सिस्टम, नस्ल की श्रेष्ठता का सिद्धांत, वर्चस्व का सिद्धांत भारत में बरकरार रहे, इसके लिए बनाया उनके द्वारा। इसलिए उन्होंने तंजीमें बनाई, तंजीमें बनाकर उन्होंने क्या किया, देखा तंजीमें बनाकर भी वो कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए उन्होंने आखिरी रास्ता 14 अगस्त 1947 को अपनाया, भारत को तोड़ने का। इसलिए आखिरी रास्ता अपनाया भारत को तोड़ने का, बांटने का, तकसीम करने का। जैसे आज हमारे कौमों में मुनाफिक है, वैसे कल भी हमारे बीच में मुनाफिक पैदा किए गए। वो मुनाफिक कोई और नहीं थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे लोग दिल में पालते हैं, रहते भारत में है, लेकिन जो मुनाफिक है, जिसकी वजह से मुल्क टूटा, उसको दिल में पालते हैं। अगर हम दीन को मानते तो सबर करते, दीन को मानते तो दूरंदेश होते, दीन की समझ होते तो दूरंदेश होते, और दूरंदेश होते तो एक बार नेहरू न होता, 37% तो आपकी आबादी होती, आपके साथ कभी कुछ मजलूम लोग खड़े होते, और कल आपके लोग प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन कल भी आपके बीच में मुनाफिक पैदा किए गए, आज भी पैदा किए जा रहे, लगातार कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है। कभी आरएसएस के प्लेटफॉर्म से मुनाफिक आता है, तो कभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मुनाफिक आता है। जिस बात की अभी चर्चा कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई थी, साकिब साहब जवाब दे रहे थे। आरएसएस ने जो संगठन बनाया है, उसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, और जो पूरे देश के मजलूमों को जोड़ने के लिए
इस देश के मूल निवासियों को जोड़ने के लिए बनाया गया बामसेफ का प्लेटफॉर्म है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है। वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया आरएसएस का प्लेटफॉर्म मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। गोलकर साहब बता रहे थे कि अभी ओबीसी एससी एसटी के लोग दंगे में उतने नहीं आते, इस्तेमाल होते जितना पहले होते थे। ये विचारधारा का प्रचार प्रसार और फैलाव और बढ़ते हुए आंदोलन का असर है। सामूहिक दंगे कराने के हालात में जब नहीं रहे आरएसएस के लोग, तो अपनी विचारधारा अपनी सोच और फिक्र को लेकर उन्होंने क्या शुरू किया? मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर, गौकसी के नाम पर बेगुनाह लोगों का कत्ल करना शुरू किया। ये तरीके अपनाए। तो ये जो तरीके हैं उस सोच और फिक्र के लोगों ने अपनाया। नंबर्स ऑफ वोट की जरूरत थी, नंबर्स ऑफ वोट मेजॉरिटी में होती है और मेजॉरिटी को उन्होंने क्या किया? तकसीम किया। क्यों उस पार्टी किया कि जिस जो दायरे 50% मुसलमानों के होंगे उसको देंगे। ये पॉलिसी क्यों अडॉप्ट किया भाई? ये पॉलिसी अडॉप्ट करने के पीछे ये था कि मेजॉरिटी को भ्रष्ट करना। तो इसलिए उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। 14 अगस्त 1947 को भारत को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उन्होंने 3 लीडरशिप खत्म कर दी, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म कर दी। 14 अगस्त 1947 के पहले एक और खास बात भारत के मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई थी। वो कौन सी बात जुड़ी हुई? 14 अगस्त 1947 का मुसलमान विजनलेस नहीं था। 14 अगस्त 1947 के पहले भारत का मुसलमान विजनलेस नहीं था। उसके जीवन जीने का मकसद था, जद्दोजहद करने का मकसद था। लड़ना किससे था ये तय था, किस लिए लड़ना था ये भी तय था, किसके लिए लड़ना था ये भी तय था। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद का ये जो 75 साल का मुसलमान बैठा है, ये विजनलेस मेजॉरिटी में तब्दील किया हुआ मुसलमान है। विजन ही नहीं है। विजन होता हुक्मरान होते, विजन होता बेबस और लाचार नहीं होते, विजन होता तो तुम्हारे सरों पे ताज होता, मोहताज नहीं होते। लेकिन प्लान बनाकर उन्होंने क्या किया? 14 अगस्त 1947 के बाद एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी शुरू की, साजिश शुरू की। जो मुसलमानों में तरबियत चलती थी उस तरबियत को क्या किया? बंद किया। इस तरह के जो प्रोग्राम चलते थे मुसलमानों के अंदर समझ पैदा करने के लिए, बेदारी पैदा करने के लिए, इस तरह के प्रोग्राम और सोच और फिक्र को क्या किया? मौजूद किया, समेटने का काम किया। और समेटने की वजह से भारत के मुसलमानों को विजनलेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। अभी पूछो तुम्हारा मकसद किसका? लड़ना किस पर है? क्या मकसद? नहीं है। तो इसलिए वो जानते थे, इसलिए उन्होंने 1946 में क्या किया? देश आजाद होने के पहले ही उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया। जब संविधान सभा का गठन हुआ, 399 मेंबर थे संविधान सभा के अंदर, और उस संविधान सभा के अंदर मुसलमानों की भी एक बड़ी मेजॉरिटी थी, एक बड़ा नंबर था मुस्लिम लीग के लोगों का। इसलिए उन्होंने आगे चलकर क्या किया? 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ, अंतरिम सरकार बना दी गई। वो जानते थे, इसीलिए आगे चलकर 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाया कि भारत को तोड़ना जरूरी है, तकसीम करना जरूरी है, कि ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे मेजॉरिटी में, ना अपोज करेंगे। अपोजिशन तो सिर्फ मुस्लिम लीग था ना, जनसंघ नहीं था, जनसंघ वजूद में भी नहीं था, सीपीआई सीपीआईएम नहीं था अपोजिशन में, मुस्लिम लीग के लोग थे। वो जानते थे कि हम कभी भी अपने मसूबे में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। तोड़ने के बाद जब संविधान लिखना शुरू हुआ,
तो जो चार बातें मैं बस समझाना चाह रहा था कि भारत का संविधान लिखा जाना शुरू हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। जब वो संविधान के प्रत्येक आर्टिकल लिख कर आते थे तो मेजॉरिटी में तो यही लोग थे ना, तो हर आर्टिकल का विरोध करते थे। आज भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय। प्रत्येक आर्टिकल इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को हक और हकूक देने वाले हैं। कोई भी ऐसा संविधान का आर्टिकल, अनुच्छेद ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को हक और हकूक से वंचित करने की वकालत और तारीफ नहीं करता है, बल्कि देने की बात करता है। प्रत्येक आर्टिकल जब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते थे तो अपोज करते थे। प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक सेंटेंस को अगर जानना है, समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सेंटेंस ही क्यों लिखा गया, ये बात अगर समझना है, जानना है, तो भारत के मुसलमानों को, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर को संविधान सभा के डिबेट और डिस्कस की वैल्यू पढ़ना होगा, किताबों को पढ़ना होगा। जब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा, उसके पहले पन्ने को लिखा जाने लगा, तो किसी ने कहा नहीं, गॉड से शुरू करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं, ईश्वर को शुरू करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं, खुदा के नाम से शुरू करना चाहिए। ये प्रस्ताव आ रहे थे और मेजॉरिटी में लोग थे वो जोर देकर नहीं, इसी नाम से शुरू करना चाहिए, इसी नाम से शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गॉड और ईश्वर के लिए नहीं लिखा जा रहा है, ये गॉड और ईश्वर के लिए नहीं लिखा जा रहा, उन पर अमल में नहीं लाया जाएगा, लोगों के लिए, वे लोग अमल में नहीं लाएंगे। किसके लिए लिखा जाता? भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? भारत के लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लाइन की जो शुरुआत की जाए, वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया जाए। ये संविधान भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है, भारत के लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है। ये बातें तब समझ में आएगी जब संविधान सभा के डिबेट और डिस्कस के पहलू को पढ़ोगे। संविधान रखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। इतने लोग बैठे, कितने लोगों ने संविधान देखा? 3-4 लोग निकल गए, 5 लोग हो सकते हैं, इकाई की संख्या है, दहाई भी नहीं है, संविधान को देखा ही नहीं है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बातें की गई कि भारत का संविधान होगा। संविधान का मकसद क्या होगा? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व होगा। क्या होगा? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व होगा। इस्लाम का क्या बुनियादी मकसद है पूरे दुनिया में? पूरे दुनिया में बराबरी का निजाम हो, समानता की व्यवस्था हो, मसावात की व्यवस्था हो, इस्लाम की व्यवस्था। भारत के आईन का बुनियादी मकसद क्या है कि भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता होगी, सभी तरह की आजादी होगी। इस्लाम का बुनियादी मकसद क्या है? कि पूरी दुनिया के इंसानों को ज़हनी आजादी के साथ साथ तन की भी आजादी होगी। बाद में कार्ल मार्क्स पैदा हुए दुनिया में, बाद में लेनिन पैदा हुए, बाद में माओ पैदा हुए, बाद में स्टालिन पैदा हुए। सर्वहारा वर्ग की वो सिद्धांत और फिलॉसफी बाद में आई, कम्युनिज्म की फिलॉसफी बाद में आई, सर्वहारा वर्ग की फिलॉसफी बाद में आई, पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष की बात बाद में आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में उन्होंने फरमाया, किसी भी मजदूर के मजदूरी करने के बाद उसके तन का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ। तो ये जो चीजें हैं जो अभी रोशनी डाल रहे थे सर, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को पढ़ना होगा। दुनिया में बाद में
यूएनओ अस्तित्व में आया, दुनिया में अलग अलग मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन बाद में अस्तित्व में आए, दुनिया में अलग अलग मुल्कों में ह्यूमन राइट एसोसिएशन बाद में अस्तित्व में आए। वो 15 बुनियादी बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की बातें, वो पूरे दुनिया के इंसानियत के लिए नेमत है। अगर उसको अमल में लाया जाए तो पूरे दुनिया के इंसान इंसानियत के तमाम हक हकूक के साथ जिंदगी जी सकते हैं, गुजर सकते हैं। तो ये चीजें बदलाव करने का, तब्दीली लाने का एक बड़ा दस्तावेज हमारे पास है, लेकिन ना हम कुरान पे अभी अमल में ला पा रहे हैं, न रसूल को, न दीन को, न दस्तूर को। दीन और दस्तूर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि इबादत दीन का एक हिस्सा है, कंप्लीट इस्लाम नहीं। इबादत दीन का हिस्सा है, कंप्लीट इस्लाम नहीं है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? बाकी जो हिस्सा है स्ट्रगल का, संघर्ष करने का, जुल्म के खिलाफ लिखने का, बोलने का, आवाज उठाने का, दिल से तस्लीम करने का, ये गलत हो रहा है, ये सब ताक पे रख दिया है। तो इसलिए हमारे लोगों को इन बुनियादी बातों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इन बुनियादी बातों को समझाने के लिए पूरे देश में एक कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है। बार बार हमारे लोग अपने अल्फाज में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान। हमारे लोगों को तो बोले बगैर खाना ही नहीं हजम होता है। जब तक बोल ना दे खाना नहीं हजम होता सर। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डॉक्टर अंबेडकर दूरंदेश थे। वो जानते थे ये बदमाश लोग हैं, ये बदमाश नस्ल के लोग हैं, ये जानते हैं थे कि ये सातिर लोग हैं। उनके मसूबे को जानते थे कि इन फ्यूचर में ये क्या थोपना चाहते हैं, ये भी जानते थे। हिंदुत्व के नाम पर क्या थोपना चाहते थे, ये भी जानते थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 395 आर्टिकल के पहले आर्टिकल में क्या लिखा? इंडिया दैट इज अ भारत। संविधान का पहला आर्टिकल क्या लिखा गया? इस देश का क्या नाम होगा? इस पर भी चर्चा शुरू हुई। इस पर चर्चा हुई तो लोगों ने कहा नहीं, आर्यवर्त ही होना चाहिए, नहीं जम्मू द्वीप ही होना चाहिए, नहीं हिंदुस्तान होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? नहीं, इंडिया दैट इज अ भारत होना चाहिए। उदाहरण देकर कोई ऐसा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है कि जिसका मतलब भी लिखा गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत। जो इंडिया होगा वही भारत, जो इंडिया है वही भारत। ये आगे चलकर इन फ्यूचर में ये बदमाशी ना करे, इसलिए उसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, इंडिया दैट इज अ भारत। जो इंडिया है वही भारत। इंडिया शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया? कुछ लोग ऐसे हैं, नफरत के फैक्ट्री से निकले प्रोडक्ट, ये विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया शब्द। इंडिया शब्द का ओरिजिन, इंडिया क्यों कहा अंग्रेजों ने? जिस सभ्यता और संस्कृति में हमारे पुरखे पैदा हुए, जिस सभ्यता और संस्कृति में हमारे पुरखे पले बढ़े, उस सभ्यता का नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया है वही भारत है। हमारे लोगों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जाने अनजाने में गलती करते हो तो ठीक है, जानबूझकर अगर गलती कर रहे हो तो ये गलत है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। भारत का अगर आज आईन वजूद में है तो उसमें हमारे बुजुर्गों की एक बड़ी कुर्बानी छिपी हुई है, उनकी सोच और फिक्र छिपी हुई है। वो जानते थे। पढ़ना होगा आपको बहुजन लिटरेचर और साहित्य को, आपको जाना होगा बामसेफ के कैडर में
कैडर में जानने के बाद आपको समझ में आएगा ना डॉक्टर अंबेडकर और मुसलमान कैसे थे उस वक्त के। डॉक्टर अंबेडकर के साथ मुसलमान कैसे साथ दे रहे थे, क्यों दे रहे थे। उस वक्त हमें फक्र है हमारे बुजुर्गों की सोच और फिक्र पर, उनके बेदार होने पर, उनके जद्दोजहद करने की सोच पर हमें फक्र है। और उनके अंदर अगर हमारी दीनी तालीमात की बुनियादी बातें और सोच और समझ नहीं होती, बेदारी नहीं होती, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को जब उनके घर से उनके माँ बाप ने निकाल दिया, उनके रहने के लिए मकान और जगह नहीं थी, स्कूल खोलने की तो छोड़ दो, उनको रहने के लिए छत कोई और शख्सियत ने नहीं दिया, हजरत अब्दुल उस्मान शेख और मां फातिमा शेख ने दिया। भारत के लोगों के लिए, तालीम से वंचित तबके के लिए जब ज्योतिराव फूले ने पहला स्कूल खोलना चाहा, पूरे महाराष्ट्र में कोई जगह और मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जगह और मकान किसी और ने नहीं दिया, अब्दुल उस्मान शेख साहब और मां फातिमा शेख ने दिया। हमें फक्र है इस बहुजन मूवमेंट पर, बामसेब के आंदोलन पर, बामसेब की विचारधारा पर, और पिछले 43 सालों से लगातार पूरे भारत में पूरा जीवन लगाकर इस समाज को इस विचारधारा और इस आंदोलन की जानकारी और समझदारी पैदा करने वाले मान्यवर वामन मेश्राम साहब पर, उनके इस आंदोलन और प्रयास ने, उनकी इस कोशिश ने आज मां फातिमा शेख को सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के लोग जानते हैं। मुसलमानों की वजह से नहीं, मुस्लिम तंजीमों की वजह से नहीं, ये बहुजन मूवमेंट की वजह से आपको जानकर फक्र होगा। 9 जनवरी को मां फातिमा शेख की यौम पैदाइश की तारीख है। 9 जनवरी 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत में पैदा होने वाली मां फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका है। मुसलमानों को भी नहीं पता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन है। वर्ल्ड में ट्रेंड हुआ तब ये गूगल ने डूडल बनाकर उस दिन 9 जनवरी को, गूगल कितना बड़ा सर्च इंजन है, गूगल प्लेटफॉर्म से कितने लोग जुड़े हैं, गूगल प्लेटफॉर्म पर कितने लोग डेली अपडेट देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, गूगल पे ही जाकर उनका सारा काम होता है। तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत में पैदा होने वाली मां फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला से क्यों साथ दिया ज्योतिराव फूले का, मां सावित्रीबाई फूले का। वो तालीम से वंचित लोगों को क्या दे रहे थे, तालीम दे रहे थे ना। और मुगल अगर मुसलमान होते तो वो तो ताकतवर थे ना। ये फरमान जारी करते, शाही फरमान, तो सारे लोगों को तालीम देने का सिलसिला पूरे भारत में शुरू हो जाता। एक शाही फरमान निकलते तो गए बराबरी और अछूत पर खत्म हो जाता। खत्म किया क्या मुगलों ने छुआछूत? बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है, मुगल बादशाह अगर मुसलमान होते तो इस्लाम पर अकीदा रखते, इस्लाम की बुनियादी तालीमात को अमल में लाते, इस्लाम में कल भी वो ताकत थी दुनिया के इंसानों को जोड़ने की, और आज भी वो ताकत मौजूद है दुनिया के इंसानों को जोड़ने की। अगर इस बात का यकीन होता मुगल बादशाह अकबर को, तो दीन इलाही नाम का नया मजहब क्यों चलाते? नया दीन चलाना, इसका मतलब कि जो दीन पूरे दुनिया के लिए नेमत है, इंसानियत के लिए नेमत बन के आया, उसको क्या करना? मान रहा है? मानता होता तो दीन इलाही नाम